पिछले वीडियो में आपको जैव प्रक्रम के बारे में चर्चा की गई थी। जैव प्रक्रम वह सारी क्रियाएं जिनसे हम जानते हैं कि कोई सजीव है या निर्जीव है, उन सारी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से हम जैव प्रक्रम कहते हैं। इसकी चर्चा किए थे। आज हम चर्चा करेंगे पोषण। पोषण क्या कहलाता है? तो कोशिका में पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं को सम्मिलित रूप से पोषण कहा जाता है, जिसको विस्तृत रूप से हम जानेंगे। वैसे समस्त क्रियाएं क्या हैं? जैसे किसी जंतु की यदि हम चर्चा करें, पादप नय की तो नहीं, लेकिन यदि हम जंतु की संक्षेप में चर्चा करें तो जंतु में जो पोषण होता है वह निम्न चरणों में होता है। सबसे पहला उसका चरण है भोजन करना। भोजन करना ये भी पोषण के अंतर्गत आता है। दूसरा उसका चरण है पाचन। पाचन के बाद अवशोषण तीसरा चरण है। अवशोषण। और चौथा इसका चरण है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण। और इसका पांचवा चरण है वही क्षेपण। वही क्षेपण। भोजन करना यानी जब हम अपने पोषण की प्राप्ति के लिए जो भी हम करते हैं, भोजन खाते हैं, वो भोजन करना हो गया। जब यह भोजन हमारी आंत में पहुंचता है, आमाशय में पहुंचता है, तो वहाँ उसका पाचन होता है। पचे हुए पदार्थों का हमारे रक्त वाहिनियों में, रक्त में अवशोषण होता है और रक्त के माध्यम से वह पहुंचता है हमारी कोशिकाओं में, जहाँ वह पोषक तत्व हमारी कोशिका के जीव द्रव्य में विलीन हो जाता है। यह क्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। और अपच्य पदार्थों को बाहर निकालना ही वही क्षेपण कहलाता है। अपच्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही वही क्षेपण कहलाता है। तो ये सारी क्रियाएं सम्मिलित रूप से पोषण के अंतर्गत आती हैं। लेकिन पोषण के आधार पर जीवधारियों को दो चरणों में बांटा गया है। प्रथम प्रकार के जो जीवधारी हैं, जिनको कहा जाता है स्वपोषी। स्वपोषी। और दूसरे प्रकार के जो जीवधारी होते हैं उनको कहा जाता है परपोषी। आज हम चर्चा करेंगे स्वपोषी पोषण कैसे होता है और स्वपोषी पोषण किन जीवधारियों के अंतर्गत होता है, यह कितने प्रकार का होता है। स्वपोषी पोषण के जो क्रियाएं होती हैं, इसमें अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदला जाता है। स्वयं ही जीवधारियों द्वारा स्वपोषी पोषण में, स्वपोषी पोषण में जीवधारियों द्वारा अकार्बनिक पदार्थों द्वारा पोषक तत्वों का निर्माण किया जाता है। पोषक तत्वों का निर्माण किया जाता है। यह क्रिया स्वपोषी पोषण कहलाता है। अब स्वपोषी पोषण दो प्रकार से होता है। पहला होता है प्रकाश संश्लेषी पोषण। प्रकाश संश्लेषी पोषण। और दूसरा होता है रसायन संश्लेषी पोषण। रसायन संश्लेषी पोषण। प्रकाश संश्लेषी पोषण आप जानते हैं कि हरे पेड़ पौधे, पादप, शैवाल, ये सारे जीवधारी प्रकाश संश्लेषी पोषण की परिभाषा है प्रकाश की उपस्थिति में
प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के द्वारा पोषक तत्वों का निर्माण जिसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति अनिवार्य है। क्लोरोफिल की उपस्थिति अनिवार्य है। तो यह प्रक्रिया कहलाता है प्रकाश संश्लेषी पोषण। प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के द्वारा पोषक तत्वों का निर्माण जिसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति अनिवार्य है। इस पूरी प्रक्रिया को एक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा हम लिख सकते हैं जिसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। यह पूरी प्रक्रिया होती है किसमें? क्लोरोफिल में। और ये बना लेते हैं पोषक तत्व। पहला पोषक तत्व जो ग्लूकोज है C6H12O6, इसको कहते हैं ग्लूकोज। और प्लस किसका निर्माण होता है? ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो यह पूरी प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषी पोषण कहलाता है। इसको यदि हम पूरा कर दें तो 6CO2 6H2O तो हो गया C6H12O6 और प्लस 6O2 6 कार्बन डाइऑक्साइड। यह पूरी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमें ग्लूकोज प्राप्त हुआ और ऑक्सीजन गैस प्राप्त हुई। इस ग्लूकोज को ही प्रथम पोषक तत्व कहा जाता है। इसी प्रथम पोषक तत्व से दूसरे पोषक तत्वों का निर्माण होता है। अब दूसरी जो प्रक्रिया है, यह क्रिया प्रकाश संश्लेषी पोषण किन जंतुओं किस जीवधारियों में होता है? तो पहला हरे पादप हो गए, शैवाल हो गए। कुछ जीवाणुओं में भी इस तरह की क्रिया होती है। कुछ जीवाणु, सभी जीवाणु नहीं, कुछ जीवाणु, और सभी शैवालों में भी नहीं, लेकिन कुछ शैवालों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। और यहाँ तक कि एक जंतु है जिसको आप लोग जानते हैं, यूग्लिना। इस यूग्लिना में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, लेकिन यह जंतु और पादप दोनों के अंतर्गत इसको रखा गया है। यह दोनों की संयोजन कड़ी कहलाता है। अब दूसरा है रसायन संश्लेषी पोषण। रसायन संश्लेषी पोषण। अब रसायन संश्लेषी पोषण में क्या होता है कि कुछ जो जीवाणु हैं जो सरल कार्बनिक अणुओं को तोड़ करके उससे अपने पोषक तत्वों की प्राप्ति करते हैं। सरल जीवाणुओं द्वारा सरल कार्बनिक अणुओं का विघटन करके कार्बनिक अणुओं को विघटन करके अपने लिए पोषक तत्वों का निर्माण किया जाता है। तो यह प्रक्रिया कहलाती है रसायन संश्लेषण।
निर्माण किया जाता है। ये सामान्यतः जिसमें नाइट्रोबैक्टर हैं, जैसे नाइट्रोबैक्टर, ये नाइट्रोबैक्टर जो होते हैं, ये नाइट्रोबैक्टर जो दलहनी फसलें हैं उनकी जड़ों में पाए जाते हैं और वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं, और इस क्रिया के दौरान उनको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार के जो पोषण करने वाले जो जंतु हैं उनको कहा जाता है रसायन संश्लेषी। इसी तरह के सल्फर जीवाणु भी होते हैं, सल्फर जीवाणु होते हैं, लौह जीवाणु भी होते हैं, लौह जीवाणु होते हैं। सल्फर जीवाणु वातावरण की सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और उससे अपनी ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड पुनः सल्फेट में परिवर्तित होती है, जिसको हरे पेड़ पौधे अपने पोषण क्रिया के दौरान ग्रहण करते हैं। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अतिरिक्त अन्य सूक्ष्म तत्वों की भी आवश्यकता होती है, जिन सूक्ष्म तत्वों में सल्फर भी आता है, नाइट्रोजन भी आता है, आयरन भी आता है, और ये सारे पदार्थ प्रकाश संश्लेषियों को प्राप्त होते हैं इस रसायन संश्लेषी जीवाणुओं द्वारा। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए दो क्रियाएं यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति अनिवार्य होती है। लेकिन यदि हम पूर्ण रूप से यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को देखें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, जो कि 10th से ज़्यादा थोड़ा सा आगे के क्लासों में इनको बताया जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तो हम रासायनिक अभिक्रिया को इतने चरणों में इस तरह से हम लिख सकते हैं संक्षेप में, लेकिन यह 2 चरणों में पूरी होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण 2 चरणों में पूरा होता है। इसका फर्स्ट चरण को प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं, प्रकाश अभिक्रिया, और दूसरे चरण को कहते हैं अंधकार अभिक्रिया, अंधकार अभिक्रिया। और दोनों अभिक्रियाएं जब पूर्ण होती हैं तब जाकर के ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब प्रकाश अभिक्रिया आपको बताया गया है कि यह सारी क्रिया जो होती है पादप कोशिका के क्लोरोफिल में होता है। क्लोरोफिल एक कोशिकीय संरचना है, कोशिका का एक अंग है, कोशिकांग, जिसको आपने कक्षा 9 में पढ़ा है, दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, जिसमें तस्तरी, प्लेट के आकार की तस्तरी नुमा रचनाएं होती हैं। इन तस्तरी नुमा रचनाओं को ग्रैनम कहा जाता है, इसको बोलते हैं ग्रैनम। और ये बीच का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। और यह जो है बाह्य झिल्ली और यह अंतः झिल्ली है। अब जो प्रकाश अभिक्रिया, प्रकाश का जो अवशोषण करता है वह करता है ग्रैनम, यानी प्रकाश अभिक्रिया जो होती है वो ग्रैनम में होती है, और जो अंधकार अभिक्रिया होती है वह इस क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होती है। और दोनों अभिक्रियाएं जब मिलती हैं तब जाकर के यह पूर्ण अभिक्रिया पूरी होती है। जो ग्रैनम में अभिक्रिया होती है उसमें इस जल का विखंडन होता है, और जल विखंडित होकर के ऑक्सीजन बनाता है और हाइड्रोजन आयन बनते हैं। जल जब विखंडित होता है तो H2O पहले ग्रैनम में टूटता है और H आयन बनते हैं और ऑक्सीजन निकलता है। वह H आयन पुनः स्ट्रोमा में जाता है और स्ट्रोमा में H आयन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वह H आयन और इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं और जुड़ करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इस तरह दूसरे चरण में यानी प्रकाश अभिक्रिया में हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की किस क्रिया से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, तो जल के विघटन से। और वह अभिक्रिया कौन सी है, वह तो है आपकी प्रकाश अभिक्रिया। अब कक्षा 10 के यदि सिलेबस के अनुसार यदि हम देखें तो कक्षा 10 के सिलेबस में एक टॉपिक्स आता है
कि कैसे हम जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। इन चीज़ों की जानकारी हमें कैसे प्राप्त हो सकती है। तो पहला, यदि हम जानें कि बार बार ये प्रश्न आता है कि कैसे हम जानें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन की जानकारी के लिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है। ऑक्सीजन निष्कासन या निष्कर्षण का प्रदर्शन हम कैसे करेंगे, का प्रदर्शन, यानी इसकी जानकारी आपको कैसे होगी। सामान्यतः इसका एक प्रयोग है जिसको मैं संक्षेप में समझा देता हूँ। इसके लिए एक जलीय पौधा हाइड्रीला लेंगे और उस हाइड्रीला नामक पौधे को एक जार में जल रख करके, इस बड़ा सा जार लेंगे, इस जार में जल डाल देंगे, जल से भर देंगे और नीचे हाइड्रीला पौधा रहेगा। हाइड्रीला पौधा यहाँ मान लीजिए आपने ये हाइड्रीला पौधा आपने डाल दिया, ये एक जलीय पौधा है और इस पूरे में आपने जल डाल दिया, जल भर दिया। हाइड्रीला जो है इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसको ले जाएंगे और इस हाइड्रीला पौधे के ऊपर एक परख नली लगा देंगे। इस तरह से एक परख नली आप रख देंगे। अब इसको धूप में रख देंगे। इस उपकरण को जब आप धूप में रखेंगे तो हाइड्रीला जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल में जो सूर्य छन करके जाएगा, सूर्य का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। आप देखेंगे कि इस जल में छोटे छोटे वायु के बुलबुले बनते हैं जो आकर के इस परख नली में एकत्र होते हैं। अब इस परख नली में यह कौन सी गैस है जो एकत्र हुई है, इसकी जानकारी के लिए अब इस परख नली को आप अलग करके और इसमें जलती हुई माचिस की तीली जब ले जाएंगे तो बहुत तेजी से जलने लगेगी। ऑक्सीजन के प्रमाण का यही प्रदर्शन है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति की जानकारी तभी होती है जब हम यह जानते हैं कि वहाँ ऑक्सीजन से भरे जार में यदि हम जलती हुई तीली ले जाएं तो वह तीली बहुत तेज़ी के साथ जलने लगती है। इस तरह से हम जान जाएंगे कि इसमें क्या उपस्थित है, ऑक्सीजन उपस्थित हुआ है, यानी प्रकाश संश्लेषण हुआ और उससे ऑक्सीजन बना। इस ऑक्सीजन को इस जो परख नली है वह ऑक्सीजन इस परख नली में एकत्र हुई। अब दूसरी चीज़ कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की आवश्यकता का प्रदर्शन कैसे करेंगे, कि प्रकाश आवश्यक है या अनावश्यक है। उसके लिए आपको एक प्रयोग जानना होगा कि हम सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ग्लूकोज बना हुआ है, ग्लूकोज को हम मंड कहते हैं। हम मंड का परीक्षण कैसे करेंगे? मंड का परीक्षण करने के लिए हम करते क्या हैं कि जो किसी भी पादप की एक पत्ती को तोड़ेंगे और उस पत्ती को, ये मान लीजिए कि आपकी एक पत्ती हो गई, इस पत्ती को तोड़ने के पश्चात अब करते क्या हैं कि इसको पहले तो जल में उबालते हैं। जल में उबालने के पश्चात इसको एल्कोहलिक पानी में इसको उबाला जाता है। एल्कोहलिक जल में जब उबालते हैं तो इसका हरा रंग समाप्त हो जाता है। यानी हरा रंग समाप्त होने का मतलब कि इसका क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। इसका सबसे पहले हम क्या नष्ट करते हैं? क्लोरोफिल। इस पत्ती का जब हम क्लोरोफिल नष्ट कर देते हैं, अब उसके बाद यह पत्ती हरे रंग से रंगहीन हो जाती है। इस रंगहीन पत्ती को अब करते क्या हैं कि इस रंगहीन पत्ती को आयोडीन के घोल में अब ले जाते हैं। किसके? आयोडीन के विलयन में। जब आयोडीन के विलयन में इस पत्ती को ले जाते हैं तो यदि उसमें मंड है तो मंड की उपस्थिति में इस पत्ती का रंग नीला हो जाता है। कैसा हो जाएगा? नीला। तो हम जान जाएंगे कि इसमें मंड है, अन्यथा नीला नहीं होगा तो इस पत्ती में मंड का निर्माण नहीं हुआ। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यदि किसी पत्ती में हुई तो उसमें मंड जरूर बना, और यदि मंड बना तो मंड की पहचान हम इसी आयोडीन परीक्षण के द्वारा इसका करते हैं
कि मंड जो है आयोडीन की उपस्थिति में कैसा हो जाता है, नीले रंग का हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले एल्कोहलिक वाश इसको बोला जाता है। एल्कोहलिक वाश से पत्ती के क्लोरोफिल को नष्ट करते हैं और नष्ट करने के पश्चात उसमें आयोडीन के विलयन में इसको ले जाते हैं, जिससे इसका रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। तो हम जान जाते हैं कि इसमें मंड का निर्माण हुआ है। अब यदि मंड का निर्माण हुआ तो मंड के निर्माण से ही हम पहचान करेंगे। अब जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है कि नहीं, इसकी यदि पहचान उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप जानते हो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषक है। अब इसके लिए करते क्या है कि एक जार में लगे हुए पौधे, घर में जो पार्क में एक लगा हुआ गमले में पौधा ले लेंगे और गमले में लगे हुए पौधे की एक पत्ती को, जैसे ये पत्ती ले लिया, इस पत्ती को अब ऐसे जार में घुसाएंगे। एक जार ले लेंगे, इस जार के डब्बे में इस पत्ती को डाला जाएगा, इसमें डाला जाएगा और इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन इधर भर देंगे। नीचे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन भरा रहेगा। ठीक, अब इसका आधा भाग ही डुबाएंगे, आधा भाग बाहर रखेंगे। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में डूबे ना, और ऐसा हो पारदर्शी हो जिसमें प्रकाश आ जा सके, ऐसा जार होना चाहिए। अब करेंगे क्या, इस गमले के पौधे को ले जाकर सूर्य के प्रकाश में रख देंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो इसमें आएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अवशोषित कर लेगी, यानी इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब अवशोषित कर लेगी तो इस पत्ती को कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त नहीं हुई। तो जब इस पत्ती में आप मंड का परीक्षण करेंगे तो आप पाएंगे कि जो भाग इस जार के बाहर था तो उसमें मंड का निर्माण हुआ, लेकिन जो जार के अंदर था उसमें मंड का निर्माण नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वह किसका अवशोषण कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर लिया, जो पत्ती को प्राप्त नहीं हुआ और उसमें मंड का निर्माण नहीं हुआ। इस तरह से हम पहचान करते हैं कि किसी पत्ती में किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति में भोजन का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, मंड बना कि नहीं बना। शेष अब अगले वीडियो में।